हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन था कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया। इसका थीम पूछेगा 2023 में थीम क्या था, और ये मेंस है ना, बिहार दरोगा मेंस का ये क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस सेट है। इसका क्या था, लेट कम्युनिटीज़ लीड, यानी क्या बोला है, लेट कम्युनिटीज़ लीड। ये किसका है, तो एड्स दिवस का थीम है। चलिए, मधुमेह दिवस, जो हम लोग डायबिटीज़ होता है ना, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था क्या, एसेस टू डायबिटीज़। क्या नाम है, एसेस टू डायबिटीज़ केयर। चलिए, विश्व खाद्य दिवस, खाद्य दिवस कब, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, यहाँ दिया थीम इसका, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड और लीव नो वन बिहाइंड। ये किसका थीम है, यानी विश्व खाद्य दिवस का ये क्या है, थीम था। चलिए, उसके बाद है पोलियो। पोलियो में क्या है, पोलियो दिवस कब मनाते हैं, तो पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। और ये जो पोलियो होता है, तंत्रिका तंत्र को ये क्या करता है, स्पाइनल कोड को खत्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा में ही पोलियो यानी कि दवा दिया जाता है। चलिए, माताओं और बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य है ना भविष्य, इसका थीम है। यानी कि 2023 का जो पोलियो दिवस था उसका थीम है क्या, कि माताओं बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। चलिए, उसके बाद है पर्यटन। पर्यटन दिवस यानी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम देखते हैं, तो थीम है पर्यटन और हरित दिवस, यानी पर्यटन और हरित दिवस इसका थीम है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलिए, सेकंड नंबर में क्या था, ये कूट में मिलाने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यानी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये सही है कि राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा, क्या कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है, और राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता है। ये अनुच्छेद कितना में है, तो 83 कितना, 83 के क्लाउज 1 में ये बोला गया, यानी 83 के क्लाउज 1 में ये बोला गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस सदन में है ना, ये बोल रहा है कि राज्यसभा है ना, इस सदन मतलब राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, एवं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3, यानी कि 2 वर्ष के बाद 1/3 है जो यहाँ से क्या होते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, यहाँ सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तथा उतने ही नए सदस्य का निर्वाचन होता है। यानी जितना गए उतना क्या होता है, नए सदस्य, यानी कि प्रत्येक 2 साल में 1/3, यानी प्रत्येक 2 साल में 1/3 है जो क्या होंगे, यानी वो रिटायर हो जाते हैं। और प्रत्येक 2 साल में 1/3 है ना, 1/3 यानी 1/3 क्या हो जाएंगे, आ जाते हैं, उसमें फिर ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया चला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये अस्थायी सदन है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 84 में यानी 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों हेतु 30 वर्ष, यानी कि अगर आपका 30 वर्ष हो गए हैं ना, 30 वर्ष के हैं, तो अनुच्छेद आपको 84 बोल रहा है, क्या अनुच्छेद 84 बोल रहा है क्या चीज़, कि आप राज्यसभा के सदस्यों हेतु यानी अर्हता हैं, यानी योग्य हैं, आयु निर्धारित की गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्यसभा। यहाँ क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिक्रिया प्रणाली है ना, प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण मत के आधार पर की जाती है। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से आपका लैंग्वेज में पूछता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है क्या, कि प्रधानमंत्री श्रम, यहाँ बोला कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन को प्रधानमंत्री द्वारा है ना, प्रधानमंत्री द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। यानी कि PMSYM ये जो लॉन्च किया गया है किसके, तो ये रोजगार मंत्रालय द्वारा, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री ही किए हैं किसके, यानी श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत द्वारा ये किया गया है। चलिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग, इसे फरवरी 2019 में गुजरात के वस्त्रालय में लॉन्च किया गया था। देखिए, कहाँ में, तो गुजरात में ये लॉन्च हुआ था, और कब, तो 2019 में किया गया था। यह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना है। ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पेंशन है ना योजना है। चलिए, इसे असंगठित श्रमिक, यहाँ बोला इसे असंगठित श्रमिकों की वृद्धि, क्या है, श्रमिकों की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत एक पात्र, यानी कि एक क्या होगा, पात्र होने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित मानदंडों का पूरा करना आवश्यक होता है। और चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इसमें बोला गया है कि उसे 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच की आयु होना चाहिए, और असंगठित श्रमिक होना आवश्यक है। संगठित श्रमिक नहीं, असंगठित श्रमिक, यानी कितना, 18 वर्ष से लेकर उनका उम्र कितना होना चाहिए, 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ठीक है। वो भी असंगठित होना चाहिए, असंगठित श्रमिक होना चाहिए। उसकी मासिक यानी कि मंथली आय 15,000 या उससे कम होना चाहिए। और उसका क्या, यानी कि जो मासिक आय होना चाहिए, मंथली आय 15,000 या उससे कम होना चाहिए। उसके पास IFSC के साथ बचत खाते, जनधन खाता है ना, खाता संख्या के साथ आधार कार्ड होना चाहिए। यानी कि एक IFSC
के साथ बचत खाता होना चाहिए, जनधन खाता वाला जो खुला था वो होना चाहिए, आधार कार्ड तो अब तो रहबे करता है, बिना आधार कार्ड के आप रह नहीं सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति जो संगठित क्षेत्र जैसे ईपीएफ, एनपीएस, ईएसआई का सदस्य में नियुक्ति हो और आयकर दाता यानी आयकर को क्या देता हो, आयकर दाता, वह इस योग्य के लिए पात्र नहीं हो, यानी सीधा इनका कहना क्या कि वो योग्य पात्र नहीं होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू का पहला है ना विदेशी परिसर क्या है, यहाँ पे पहला विदेशी परिसर जिंजा यानी कहाँ में है, ये जिंजा शहर में है, ठीक है, जिंजा शहर में स्थापित किया गया, यानी बोल रहा है क्या कि जिंजा शहर में राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और ये कौन किए थे, तो जयशंकर प्रसाद, है ना। यहाँ विदेश मंत्री कौन होगा, जयशंकर किए थे। और ये कब किया गया था, एनएफएसयू की स्थापना कब हुआ, तो ये 2020 में हुआ था। और ये क्या है, तो ये फॉरेंसिक क्षेत्र के अध्ययन के लिए एक अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए यहाँ पे दिया गया था क्या कि युगांडा, युगांडा की राजधानी यहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो युगांडा की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या हो जाएगी, कंपाला। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। बिहार एसएससी में ये पूछता है राजधानी, बिहार यानी बीएसएससी अभी जो इंटर लेवल से होगा उसमें पूछता ही है। तो युगांडा की राजधानी क्या हो गया, कंपाला, है ना। इसका मुद्रा क्या हो गया, तो युगांडा है तो युगांडियाई, क्या है, युगांडाई, युगांडाई सिलिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का अभी प्रधानमंत्री कौन होंगे, रोबीना, क्या नाम है, रोबीना नबाज, क्या नाम है, रोबीना नबाजा, क्या नाम है, रोबीना नबाजा यहाँ का भी प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। इसमें क्या था कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, है ना, ये वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो जारी करता है ये WEF करता है, यानी विश्व आर्थिक मंच करता है, ये पूछता है, ठीक है, जारी किया जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इससे पहली बार यानी 1979 में ये लॉन्च किया गया था। कब किया था ये, तो 1979 में इसे क्या किया, लॉन्च किया गया था। ये जो सूची है ये देखिए, यह 12 स्तंभों में व्यवस्थित 103 अंक, है ना, 103 संकेतों के माध्यम से 141 अर्थव्यवस्थाओं में यानी के माध्यम से ये प्रतिस्पर्धा को परिदृश्य रैंकिंग तैयार करता है। देखिए ये कहना क्या है इसका कि जैसे 12 स्तंभ लेता है, यानी कि जो कौन सा मतलब राज्य है, कौन सा आपका देश है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे है, नीचे है, ये कौन करता है, तो करता है जो WEF करता है, यानी विश्व आर्थिक मंच करता है। ये सबसे पहले कब किया था, तो 1979 में किया था। और ये जो आंकड़ा यानी कि वो मापन है ना, जो 12 स्तंभ रखा है व्यवस्थित में है और 103 संकेत है, ठीक है, 103 संकेत है के माध्यम से 141 अर्थव्यवस्था के मध्य प्रतिस्पर्धा ये रैंकिंग तैयार करता है। तो 12 स्तंभ यहाँ पे दिया गया है, 12 स्तंभ को हम लोग देखेंगे। यहाँ 12 स्तंभे दिए हैं कौन, तो एक है संस्था, ठीक है, यानी संस्थान है, यानी यहाँ पे क्या है, संस्थान हो गया। अब संरचना हो गया, ICT हो गया यानी अंगकरण हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक हो गया, स्थिरता, फिर उसके बाद क्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ये सब एक मापने का तरीका है, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, स्वास्थ्य हो गया। 6 में क्या हो गया, कौशल हो गया। 7 में उत्पाद बाजार हो गया। और 8 में क्या हो गया, श्रम बाजार होगा। 9 में क्या होगा, वित्तीय प्रणाली होगा। 10 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाजार का आकार हो जाएगा, यानी बाजार का क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। व्यावसायिक गतिशीलता और नवाचार की क्षमता, यानी क्या है, नवाचार। ये इतना 12 ये स्तंभ रखते हैं और उसी के अनुसार ये मेजरमेंट करते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में, यानी कि 2023 में शीर्ष देश कौन कौन, तो पहले कौन थे, डेनमार्क, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद स्विट्जरलैंड। तो पहले कौन थे 2023 में, शुरू में तो डेनमार्क थे, फिर उसके बाद कौन, तो आयरलैंड हो गया, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये प्रतिस्पर्धा सूचकांक में थे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में, ठीक है, कब, तो 2023 में भारत का स्थान कितना था, 40वां था। भारत का स्थान कितना है अभी प्रतिस्पर्धा में, कितना, 40 थी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग इसमें प्रतिस्पर्धा में अभी जो भारत का रैंक है वो 40वां है और 2022 में जो था, है ना, 2022 में जो था इसका 37वां, 37th, है ना, 37th था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि गिनी सूचकांक, ये क्या है, गिनी सूचकांक या गिनी गुणांक, ये एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये किसी, है ना, गुणांक किसी आबादी, यहाँ पे क्या है, आबादी में आय के वितरण को माप करता है। यानी गिनी सूचकांक क्या है कि किसी भी आबादी के आय को वितरण को माप करता है, जिसमें ये क्या होगा, इलातवी सांख्यिकी कोरांडो, है ना, कोरांडो गिनी द्वारा वर्ष 1912 में विकसित किया गया था। यानी कि गिनी सूचकांक कब विकसित किया गया था, 1912 में किया गया था। इसका उपयोग प्रायः आर्थिक असमानता में प्रमाणी, है ना, क्या है, परमापी के रूप में किया जाता है, जो आबादी में आय वितरण तथा कभी कभार धन वितरण की माप करता है। गुणांक 0 या प्रतिशत से 1 तक होता है या 100 तक। देखिए गुणांक 0 से 1, है ना, 0 से 1 तक होता है, या यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि 0 से लेके 100 तक होता है, यानी उसका रैंक आता है, ठीक है। इसमें बोला है कि जिसमें 0 गुणांक समानता और 1 है जो पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जिसका अगर 0 आ गया तो वो क्या हो गया,
पूर्ण समानता है, वहाँ का जो आय है वो समानता है, और एक अगर आता है तो ये असमानता का प्रतिनिधित्व होता है। नकारात्मक आय धन के कारण एक से अधिक स्कोर भी सैद्धांतिक रूप से संभव होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहीं पे क्या है कि उच्च है ना, एक उच्च गिनी सूचकांक अधिक असमानता को इंगित करता है, यानी एक उच्च गिनी सूचकांक अधिक असमानता को गिनित यानी इंगित करता है, जहाँ आय यानी उच्च आय वाले व्यक्ति को जनसंख्या की कुल आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे हम लोग, दिया है क्या कि बेंटूरी है ना, बेंटूरी मीटर से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर मापा जाता है। यह एक बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी बेंटूरी मीटर क्या है कि बेंटूरी मीटर से ये नली के द्रव के प्रवाह, यानी कि कोई नली है ना, किसी नली में द्रव जो है, द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे हाइड्रोलिक। ये क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से एक पूछता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो लिफ्ट होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, जो ट्रैक्टर में भी देखते हैं लगा रहता है, हाइड्रोलिक रहता है ना, फिर अब बड़ा बड़ा ट्रक में ये हाइड्रोलिक ब्रेक, जो ब्रेक भी रहता है, एक बार मारिए वो है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है कि मानिए एक हम मारते हैं एक चक्का में है ना, तो यहाँ पे यानी कि ब्रेक दबाएं तो ठीक है, इसमें एक लिक्विड रहता है, तो इस चक्का में भी काम करेगा, इस चक्का में भी काम करेगा, और इस चक्का में भी काम करेगा, इस चक्का में भी काम करेगा। ये है जो लिक्विड इस तरह से भरा रहता है। जैसे यहाँ से पंपिंग करेगा, यहाँ पे मानिए कि यहाँ पे दबा दिया हम, यहाँ दबाएं तो इधर भी बराबर समानता से जाएगा, यानी इसमें भी समान रूप से, इसमें भी समान रूप से, इसमें भी और इसमें भी जाएगा। यानी कि जो ब्रेक लगेगा एक ही बार में चारों चक्का में लगेगा है ना, ये चारों चक्का में लगता है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में आता है, ये पास्कल सीधा ना। चलिए तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस आदि ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पायरोमीटर, ये क्या होगा, पायरोमीटर, सूर्य के ताप, तो सूर्य के ताप को मापने के लिए क्या चाहिए, पायरोमीटर का उपयोग। ये कौन कहता है, स्टीफन के नियम पर आधारित है। यानी कि आप मानिए कि सूर्य को नापने, यानी कि सूर्य का ताप नापने चल दिए, तो कौन सा सिद्धांत से आप नापिएगा, तो ये स्टीफन के नियम से। कौन, तो स्टीफन, क्या नाम है, स्टीफन के नियम के आधारित है, तो पायरोमीटर, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए उसके बाद 11 नंबर में हम लोग देखते हैं कि कार्बन के ताप है ना, यहाँ क्या है कि कार्बन के ताप में वृद्धि, कार्बन के ताप यानी टेम्परेचर में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है। यानी कि कार्बन है तो कार्बन में हम लोग क्या ताप को वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध यानी कि जो रेसिस्टेंट ना, प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि कार्बन यानी कि भी ये क्या है, टेम्परेचर को एफिशिएंट का गुणक है ना, गुणक दर्शाता है। यानी नोट में दिया है चांदी, विशिष्ट प्रतिरोध कम है ना, सबसे कम होने के कारण एजी यानी इसका चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। यानी कि चांदी में क्या है कि ये विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, यानी ये प्रतिरोध क्या करता है, कम करता है। प्रतिरोध का मतलब हो गया कि जो करंट है ना वो आराम से जाने देता, मतलब पूरा सप्लाइया अच्छा से करता है, ये मानिए करंट है ना। तो ये चांदी का है, अगर ये किसका है, चांदी का है, तो इसमें जो करंट पास होगा ना, इसमें प्रतिरोध कम करता है, यानी रोकेगा कम करंट को, कहेगा कि नहीं तुम दम जाओ, सीधे जाओ है ना। प्रतिरोध का मतलब हो गया यहाँ पे ये करंट है ना, उसको रोकेगा नहीं, इसको रोकता है लेकिन यहाँ पे कम रोकता है। चांदी है जो कम प्रतिरोध करता है, लेकिन वही कार्बन है जो है ना यहाँ पे क्यों दर्द, जैसे अब लोहा का नहीं लगाते हैं, लोहा में क्या होता है, तो लोहा में हम लोग लगा नहीं सकते हैं क्योंकि करंट को सबसे ज़्यादा प्रतिरोध यानी कि वो बहुत रोकता है, इसलिए लोहा को ज़्यादा नहीं यूज होता। चांदी का ही, ऐसे तो सोना का, लेकिन सोना नहीं, लेकिन क्या चांदी का होता है, तो यही यहाँ पे बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ बिग बैंग थ्योरी है, कौन सा, तो बिग बैग है ना, बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, जो यह बताता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। इसे है ना जॉर्ज लेमेंतर, क्या नाम है उनका, जॉर्ज लेमेंतर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी कि बिग बैंग थ्योरी कौन दिए, तो जॉर्ज लेमेंतर दिए थे। बाद में 1967 में, कब, तो 1967 में, कब, 1967 में रॉबर्ट वेगनर, कौन आ गया, रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत को व्याख्या यानी प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 13 में आते हैं। 13 में क्या बोला कि पारिस्थितिकी यहाँ दिया है, क्या यहाँ, पारिस्थितिकी में प्राकृतिक पर्यावरण का एक ऐसा प्रकार जिसमें जीवों को एक विशेष प्रजाति निवास करती है, यानी विशेष प्रजाति निवास करती है, आवास कहलाता है। यानी पारिस्थितिक में जो पारिस्थितिक तंत्र आता है ना, पारिस्थितिक में प्राकृतिक पर्यावरण का एक ऐसा प्रकार जिसमें जीवों का एक विशेष प्रजाति निवास करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवास कहते हैं। चलिए आवास एक ऐसा स्थान है जहाँ एक जीव अपना घर बनाता है। आवास में वे सभी पर्यावरणीय स्थितियाँ पाई जाती है, तो एक जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि एक जीवधारी के लिए है ना, इसका तात्पर्य भोजन की तलाश करने एवं उसका संचय करने, साथी का चयन करने, सफलतापूर्वक प्रजनन करने के लिए आवश्यक प्रत्येक परिस्थितियां से है। उसके बाद दिया है क्या, आवास के मुख्य घटक है आश्रय, यानी आवास में हम लोग क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं, वहाँ पे स्वच्छ यानी कि आराम से रहते हैं, खाना पीना जो भी है। तो यही बोल रहा है क्या कि आवास के मुख्य घटक यानी मुख्य घटक आश्रय है, जल है, भोजन है, स्थान है, एक आवास का उपयुक्त व्यवस्था माना जाता है। मानिए कि यहाँ पे कोई घर बना हुआ है,
यानी कि आप जा रहे हैं जंगल में और वहाँ पे एक घर बना हुआ है अच्छा दम, तो घर बना हुआ है तो आपको उसमें सुरक्षा मिलेगा, है ना। वहाँ जाइएगा तो आपको रहने के लिए मिलेगा, खाना भी मिलेगा, मतलब उस तरह से होना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन मिलेगा, स्थान मिलेगा, तो वो क्या होता है, एक आश्रय उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एक स्थान याद यहाँ एक आवास को उपयुक्त व्यवस्था माना जाता है जब इसमें सब कुछ सभी, है ना, सही मात्रा में यानी मात्रा में हो। कभी कभी एक आवास में उपयुक्त व्यवस्था के कुछ घटक हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं। यहाँ पे सबका अलग अलग घर का है ना, तो यही बस यहाँ पे परिस्थिति में तंत्र को दर्शाता है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग एक और है जनगणना से दिया है और ये क्वेश्चन, है ना, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार, यानी 2011 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मधेपुरा जिला में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी कि मधेपुरा में, है ना, मधेपुरा में क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या दर वृद्धि हुआ था। जनसंख्या यानी 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, है ना, दर्ज करने वाले बिहार के 3 जिले हैं, यानी 3 जिले उनके नीचे तालिका दिया गया है। चलिए, उसको तालिका को हम लोग देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कितना, 15। चलिए, अभी हम लोग देखे थे कि सबसे ज्यादा जो कहाँ में हुआ था, मधेपुरा में हुआ था। मधेपुरा में कितना हुआ था, तो 31, कितना, 31.12% यहाँ पे था, यानी कि मधेपुरा में सबसे ज्यादा यहाँ जनसंख्या हुआ था, ठीक है। मधेपुरा में सबसे ज्यादा कितना हो गया, तो 31.12 हो गया। फिर उसके बाद आता है सेकंड में किशनगंज, किशनगंज में कितना, 30.40, यानी कि 30 पॉइंट कितना हो जाएगा, 40। फिर आपका अररिया, तो कौन, 30 पॉइंट कितना, 25 हो जाएगा, यानी 30 पॉइंट, यहाँ कितना, 31, 30 और ये 30 हो जाएगा। यानी कि पहला में कौन, तो मधेपुरा में सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन, तो किशनगंज होगा, उसके बाद कौन, अररिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से जनसंख्या से पूछता ही है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 25.42 है, यानी कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार, यानी बिहार में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है, 25.42% है। कितना, 25.42, यानी लगभग 25.5, यानी, है ना। तो ऐसे मोटा मोटी यानी कि लगभग में याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद दिया है कि पिछले कई दशकों में, यानी कि पिछले कई दशक, यानी जो जनगणना होता है दशक में होता है, राज्य में जनसंख्या वृद्धि का पैटर्न बदल रहा है। यह 1901 से लेकर 1921 के बीच की अवधि में बहुत धीमा रहा था। यहाँ बोल रहा है क्या कि सबसे ये धीमा रहा था, कब, तो 1901 से लेकर, कब, यहाँ रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो 1901 से लेकर 1921 तक ये जो जनगणना इसमें हुआ था, तो इसमें बोल रहा है क्या कि जो जनसंख्या अवधि यानी वृद्धि जो हुआ था कम रहा था, धीमी रहा था, लेकिन 1921 से लेकर 1951 तक इसमें धीरे धीरे वृद्धि हुई। कब, तो 1921 से लेकर फिर कितना, 1951 तक जनसंख्या में क्या हो गया, वृद्धि हुआ था। बस यही क्वेश्चन यहाँ पे था, तो इसको हम लोग देख लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ दिया है सिकंदर के बारे में। सिकंदर यहाँ क्या है, सिकंदर, तो बी नंबर में दिया था। सिकंदर ने भारत पर, यानी कि सबसे पहले कब, 326 में, कब, तो 326 में आक्रमण किया। सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर तृतीय, है ना, तृतीय या मेसिडोनिया के अलेक्जेंडर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसका जन्म जो हुआ था कब, 356 में जन्म हुआ, 356 में जन्म हुआ, 326 में ये भारत पे आक्रमण किया और 323 ईसा पूर्व में ये क्या हो गया, यहाँ पराजित हुआ था। चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या, यानी कि जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में इसको जन्म हुआ था। यानी मैसिडोनिया की राजधानी पेला, कहाँ, मैसिडोनिया की राजधानी कहाँ था, पेला में हुआ था। इसका जन्म कब, 356 में हुआ था और ये भारत पर आक्रमण 326 में किया था। वह मैसेडोनिया 336 से 323 ईसा पूर्व का शासक रहा था, यानी कि समझिए 336 से 323 तक वहाँ का मैसेडोनिया का शासक रहा था, जिसने फारसी साम्राज्य को पराजित किया था। जिसको, यानी क्या किया था, ये फारसी साम्राज्य जो वहाँ था उसको पूरी तरह से पराजित किया था। चलिए, उसके बाद है, उसने अपने शासनकाल के अधिकांश समय एशिया, है ना, एशिया और उत्तर पूर्व अफ्रीकी में सैन्य गतिविधियों में व्यतीत किया। 30 वर्ष की अवस्था में, कितना वर्ष था, 30 वर्ष की आयु में उसने प्राचीन विश्व, है ना, विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक की स्थापना की, जिसका विस्तार ग्रीस यानी यूनान के पश्चिम उत्तर भारत तक था। चलिए, 15 आपका। फिर इसमें दिया गया है क्या कि सिकंदर के बारे में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय सिंधु नदी को पार करने के बाद तक्षशिला की ओर बढ़ा, है ना, यानी कि 326 में पहला ये है जो भारत पे आक्रमण किया। और ये कौन सा नदी पार किया, सिंधु नदी पार करने के बाद तक्षशिला की ओर बढ़ा। इसके बाद उसने झेलम चिनाब नदी के बीच राज्य के शासक पोरस से क्या किया, यानी कि लड़ाई किया, ठीक है, यहाँ पे लड़ाई किया। हाइडे स्पीज, क्या नाम है, हाइडे स्पीज के युद्ध में सिकंदर ने भारतीय पोरस को परास्त किया। वही तो हाइडे स्पीज में सिकंदर ने पोरस को परास्त किया, तो सब पता ना। सिकंदर ने पोरस को कैद कर लिया, सिकंदर है जो पोरस को बंद कर लिया। अन्य स्थानीय शासकों जिन्हें अपने पराजित किया की तरह ही उसे भी अपने क्षेत्र पर शासन करने का अनुमति दे दिया, और जो भी यानी कि शासन जीता था उसको दे दिया कि लो अपना तो शासन यहाँ पे करो। फिर आगे देखते हैं कि सिकंदर क्या है, कि सिकंदर भारत में 19 महीने, यानी कितना, 19 महीने यानी 1 साल
कितना 1 साल 7 महीना ये रहा था, यानी कितना 226 से 225 ईसा पूर्व तक ये रहा। उस समय उसने युद्ध करने में बिताया, यानी कि उस समय उसने युद्ध करने में ही बिताया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 325 ईस्वी में, है ना, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना पश्चिम की ओर वापस लौट रहा था, फिर यानी कि पश्चिम को जा रहा था। अब देखिए इसको, है ना, तो 323 ईसा पूर्व में कहाँ था, बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई और उसका दफन मिस्र में किया गया, यानी मरा कहाँ, बेबीलोन, दफनाया कहाँ गया, तो ये मिस्र में इसको दफनाया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, प्राचीन कालीन, यानी प्राचीन काल में कोकन मौर्य, यानी कोकन तट तो गोवादा ने बोलते हैं, ये कोकन मौर्य का द्वीप राजधानी एलिफेंटा को यानी धारापुरी के रूप में जाना जाता था, यानी कोकन मौर्य का जो द्वीप है उसकी राजधानी एलिफेंटा को धारापुरी माना जाता था। यहाँ 3 सिर वाली महेश मूर्ति है, क्या 3 सिर वाली, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा है। ये 3 सिर शंकर के अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई का महानगर, यानी मुंबई का महानगर के आसपास के क्षेत्र में है। प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण केंद्र एलिफेंटा, वो प्रसिद्ध है, ये है ना। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है, यानी कि एलिफेंटा जो है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से आप 10 किलोमीटर दूर पर है। चलिए भगवान शिव को समर्पित इस गुफा मंदिर की संख्या, है ना, कि 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खुदाई की गई थी, जिन्होंने 700, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा कि भगवान शिव को समर्पित इस गुफा की, है ना, 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खुदाई की गई थी। कौन खुदाई किया था इसको, तो राष्ट्रकूट ने किए थे, जिन्होंने यानी 757 ईस्वी से 973 ईस्वी के बीच इसका शासन रहा था। एलिफेंटा गुफा 7 गुफाओं का एक समूह है, ये तो पता है ना कि एलिफेंटा जो है इसमें 7 गुफा का ये समूह है, जिसमें सबसे पहले, है ना, सबसे महत्वपूर्ण महेश की मूर्ति गुफा है, गुफा का भाग बरामदा को। चलिए देखते हैं अगला हम लोग क्वेश्चन इसमें। चलिए इसमें क्या है कि छोड़कर 3 दिशाओं में खुला हुआ है, जो 27 मीटर वर्ग में फैला है और यह 6 स्तंभों पर टिका है। यह द्वारपालकों की विशाल आकृतियां बहुत प्रभावशाली है। चलिए इस गुफा में अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदरम शिव, रावण, द्वार, कैलाश पर्वत को उठाना, अंधकारी मूर्ति यानी अंधकासुर का वध, नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां इसमें लिखी गई है। चलिए उसको यूनेस्को द्वारा इस गुफा परिसर को विश्व धरोहर में क्या माना गया है, यानी यूनेस्को है जो इसको विश्व धरोहर में ये रख लिया है। चलिए उसके बाद है मैथ का क्वेश्चन, है ना इसमें, तो मैथ, चलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे है एसगाबाद, क्या नाम है, एसगाबाद, ये क्या है, एसगाबाद, तो यानी कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ होगा, एसगाबाद। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि तजाकिस्तान की अगर राजधानी पूछता है तो दुशांबे हो जाएगा, कजाकिस्तान का अस्ताना हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का ताशकंद हो जाएगा, किर्गिस्तान का बिश्केक हो जाएगा, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल और उसके बाद हिंदुस्तान, है ना। तो ये सब लगातार ही आता है, हिंदुस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये आपको इस तरह से एक क्वेश्चन में रहता है। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे अगला। तजाकिस्तान का हो गया दुशांबे, कहाँ हो गया, तजाकिस्तान का हो जाएगा दुशांबे और इसकी राजधानी हो जाएगा शोमोनी। कजाकिस्तान का हो जाएगा अस्ताना और इसकी मुद्रा हो जाएगा टेनगा, क्या नाम है, टेनगे। उज्बेकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ताशकंद हो जाएगा और इसका मुद्रा जो हो जाएगा शूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शूम हो जाएगा, क्या होगा यहाँ का, शूम। किर्गिस्तान के क्या हो जाएगा, तब बिश्केक हो जाएगा, किर्गिस्तान की क्या राजधानी हो जाएगा, बिश्केक होगा और इसका मुद्रा बोलता है तो क्या, सूम, क्या नाम है, सोम हो जाएगा। पाकिस्तान का इस्लामाबाद और इसका रुपया है। अफगानिस्तान का क्या होगा, काबुल और ये अफगानी इसका मुद्रा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ से काबुल तक देख लिए थे हम लोग। अजरबैजान क्या हो जाएगा यहाँ, अजरबैजान की राजधानी अगर पूछता है तो बाकू हो जाएगा, अजरबैजान की राजधानी बाकू हो जाएगा और इसका मुद्रा पूछेगा तो मनात, क्या नाम है, मनात। ईरान का हो जाएगा तेहरान और इसका मुद्रा हो जाएगा रियाल, क्या, रियाल। इराक का बगदाद हो जाएगा और इसका जो मुद्रा अगर पूछता है तो दिनार होगा। तुर्की का अंकारा, तुर्की की राजधानी कहाँ, अंकारा और इसका क्या हो जाएगा, मुद्रा लीरा हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी हो जाएगा और इसका जो है दिरहम, क्या मुद्रा, दिरहम होगा। चलिए उसका यमन का क्या हो जाएगा, साना, यमन का क्या हो जाएगा राजधानी, साना, यमन का राजधानी शाना और इसका जो यमन का रियल क्या हो जाएगा, रियाल। फिलीपींस का क्या हो जाएगा, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगा और इसका मुद्रा जो हो जाएगा पीसो। तुर्की की राजधानी कहाँ हो जाएगा, अंकारा, तुर्की की राजधानी कहाँ, अंकारा हो जाएगा और इसका मुद्रा अगर पूछता है तो लीरा हो जाएगा, मुद्रा अगर पूछता है तो लीरा हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सीरिया, तो सीरिया का क्या हो जाएगा, दशमिक, सीरिया का राजधानी अगर पूछता है तो दशमिक हो जाएगा और इसका सीरिया का जो मुद्रा है वो पाउंड हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसको रिवीजन करवा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। इसमें वो बोला गया क्या कि अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। यानी कि अनुच्छेद 360 बोलता है क्या कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषणा कर सकते हैं, उनको अधिकार देता है यदि वह मानता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की है ना वित्तीय स्थिरता यानी कि साख अथवा उनकी सीमा में स्थिति किसी भी क्षेत्र को खतरा है तो वो लगा सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 352 है, इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि 352 कब लगेगा, वो एक आधार दिया, युद्ध है ना, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया और सशस्त्र विद्रोह हो गया। यानी कि युद्ध अगर होने वाला है तो वहाँ पे 352 लग जाएगा, ठीक है। अगर बाह्य आक्रमण होने वाला है तो वहाँ पे 352 लग जाएगा, ये राष्ट्रपति लगाते हैं। और सशस्त्र विद्रोह है जो वो भी राष्ट्रपति ही लगाएंगे। चलिए उसके बाद है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है। किसका? मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश पे करता है। यानी कि बोलेगा क्या, मंत्रिमंडल लिखित दे देगा कि किसको, राष्ट्रपति को देगा, और वो बोलेंगे क्या, उसमें लिखा है कि आप यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दीजिए, तो वो लगा देते हैं। राष्ट्रीय आपात का उद्देश्य को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, यानी न्यायालय में इसको लेकर जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? यानी कि अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में, ठीक है, यह समाधान हो जाने पर किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है अथवा राज्य के संघ की कार्यपालिका में किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपातकाल की स्थिति को घोषणा किया जा सकता है। यानी कि ये 356 की चर्चा किया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के मामले में, है ना, यहाँ बोल रहा है क्या कि भारत के राष्ट्रपति के मामले में कोई विशेष वीटो, है ना, नहीं होता है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में है। यानी कि भारत के पास में वीटो पावर नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर नहीं है। ये किसके पास है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में है। आधुनिक राज्यों में कार्यकारिणी, यहाँ पे क्या है कि कार्यकारी द्वारा प्राप्त वीटो शक्ति का निम्नलिखित 4 प्रकार के वर्गीकरण किया गया। देखिए वीटो पावर यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम लोग चारों को क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए 4 में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछता है। आंतरिक वीटो, है ना, आंतरिक वीटो ये क्या है कि आंतरिक वीटो अर्थात विधायक द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। यानी कि जो विधायक होता है ना, चलिए इसमें हो गया हम लोग क्या कि आंतरिक वीटो हो गया, अर्थात यानी विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा में है विशेष वीटो, है ना, आंतरिक वीटो, विशेष वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, है ना, जिसे उच्च बहुमत के साथ विधायकी द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ये क्या होगा? विशेष वीटो बोलते हैं इसको, विशेषित वीटो बोलिए या तो विशेष वीटो, यानी विशेष बहुमत टाइप से हो जाएगा, है ना, जिसे उच्च बहुमत यानी कि उच्च बहुमत के साथ विधायकी द्वारा निरस्त किया जा सकता है। निलंबनकारी वीटो, जिसे विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है, यानी कि साधारण बहुमत रहेगा उसमें निलंबनकारी वीटो पास होगा। पॉकेट वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। पॉकेट वीटो मतलब अपने पास ही कोई गया अपना बिल वो अपना खुद ही रख लेते हैं ना, कोई सुनवाई नहीं वो, है ना, सबसे पहले ये। तो यहाँ पे दिया गया है क्या कि अत्यंत 4 में से भारत के राष्ट्रपति के पास में 3 वीटो है, यानी कि 4 वीटो पावर है जिसमें से भारत के पास 3 वीटो है। कौन था? आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉकेट वीटो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए हम लोग देखेंगे। इसके बाद है क्या, बियाडा, क्या नाम है इसका? बियाडा क्षेत्र कार्यकाल, है ना, कार्यालय गया में अवस्थित नहीं है। ये कहाँ में नहीं है? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा, है ना, वर्ष 1974 में वैधानिक
प्रावधानों के तहत बियाडा का गठन राज्य में विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, ये बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यकालय उद्योग है ना, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ में है, एक पटना में है, भागलपुर में है ना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा और मुजफ्फरपुर ही। लेकिन यहाँ पे पूछा था क्या, तो ये कौन सा नहीं है, तो गया में इसका है जो कार्यालय क्षेत्र, यहाँ पे नहीं है। तो है कहाँ में, पटना में है इसका, एक है भागलपुर में, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में इसका क्षेत्राधिकार पड़ता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए उसके बाद है लोनार झील। क्या है, लोनार झील जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है ना, लोनार झील जिसे लोनार क्रेटर के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के क्या नाम है, बुलढाना जिले के लोनार में स्थित एक लवणीय और क्षारीय झील है। लोनार कैसा है, तो लवणीय और क्षारीय झील है। यह ढक्कन के पठार के अंदर स्थित है। और ये क्या है, ढक्कन के पठार के अंदर स्थित है। ढक्कन का पठार ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निर्मित ज्वालामुखी बेसाल चट्टान का एक विशाल मैदान है। यानी बोल रहा है क्या कि यह ढक्कन के पठार के अंदर है, यानी ढक्कन के पठार के अंदर है। ढक्कन का पठार ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निर्मित ज्वालामुखी बेसाल चट्टान के एक विशाल मैदान है। यह अंडाकार है और इसका औसत व्यास है 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है, ये तो सबको पता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कि यह एक है ना, चलिए यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। ये तो है ना, अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत है। माना जाता है कि इसका निर्माण है ना 5200 यानी कि 52,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ऊर्जा, यहाँ पे क्या है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान यानी ऊर्जा जब बनता है तो ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन होना, यानी ग्लूकोज है जो पायरुवेट में वो टूटेगा, फिर ग्लाइकोलाइसिस में संपन्न होता है, फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में वो संपन्न हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस की यह प्रक्रिया है जो कोशिका द्रव में फिर संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसे पायरुवेट अम्ल और 4 ऊर्जा युक्त होते हैं, यानी हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 ATP का निर्माण करता है। ग्लूकोज हो गया, इसको विघटन करके 2 ATP लास्ट में निकलता है। क्रेब्स चक्र, इसको देखते हैं। क्रेब्स चक्र यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जिसे पायरुवेट अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पे होता है। उसके बाद है यहाँ पे क्या ग्लाइको, यहाँ पे क्या है ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है ग्लाइकोसिस क्रेब्स चक्र के बाद है ना कुछ अर्थ यानी कुल कितने 38 ATP ऊर्जा बनता है, यानी लास्ट में कितना 38 ऊर्जा ATP बनता है। केचुआ जो जरीय मृदा यानी कि जरीय मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। केचुआ मानिए ये जमीन है ना, और ये क्या करेगा केचुआ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये जाते रहता है जमीन में। इससे क्या होता है कि जमीन का मिट्टी को हल्का बनाता है और नीचे में सारा जो भी कंपोस्टिंग होता है ना। उर्वरता को बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुआ ले जाके खेत में ना छोड़ दिया जाता है ताकि वो खेत में प्रजनन भी करता है और एक वो यानी खेत को कोड़ के रख देगा। ठीक है, वो कोड़ के यानी उनका काम में रहता है ऊपर नीचे जाना, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे करके मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। वर्मी कंपोस्ट केचुआ में मल से तैयार किया जाता है। ये देखिए जो उसका मल होता है ना, तो वर्मी कंपोस्ट केचुओं के मल से तैयार किया जाता है। यह सभी प्रकार की ये क्या है सभी प्रकार की